मेरा यह है कि मेरे बेटे का वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो। ठीक है। और मंगल बेटा है फोर्थ हाउस में। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको घर में ही ज्यादा अच्छा लगेगा, घर से ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, घर का कंट्रोल रहेगा, घर के ऊपर कंट्रोल रहेगा इसका। बिल्कुल। यही रहेगा ना इसका ऐसा। देखो, होगा क्या। हाँ। लग्नेश की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि लग्नेश जहां भी जाएगा ना, वहां उसका कंट्रोल भी होगा। अफ्लिक्शन में आ गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अफ्लिक्शन का मतलब है कि कोई दूसरे ग्रहों से पीड़ित हो गया, वो उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कैसे कोई प्लेनेट पीड़ित हो जाता है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल वे में क्या होगा कि लग्नेश जहां बैठेगा वहां वो कंट्रोल भी करेगा और वहां उस व्यक्ति को अच्छा भी लगेगा। और सर मून बैठा हुआ है वहां पे, तो मदर से अटैच रहेगा। हाँ, अब इसमें क्या होगा। देखो, दो चीजें हैं देखने की। हाँ। लग्नेश इन फोर्थ हाउस, आप ध्यान से सुनते रहना, भले से आप इस कुंडली को बना लो। आप एक कुंडली बना लो वृश्चिक लगन हम्म। की। कुंडली बना के उसमें 8 नंबर, उसमें लगन लिख लो, पहले घर में 8 नंबर राशि लिखो। और फोर्थ हाउस और पूरे की 12 की 12 राशियां प्लेस कर दो, पहले घर से लेके 12वें घर तक। हम्म। बना लीजिए। आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में और आगे कनेक्ट करने में क्लासेस को। और यहीं से प्रोडिक्शन स्टार्ट हो गई है आपकी, पहली क्लास से ही, कल ही होगी, पिछली क्लास में ही हो गई थी। तो मंगल बैठा है फोर्थ हाउस में। मंगल को फोर्थ हाउस में लिख दो, कुंभ राशि में। कुंभ राशि में। ठीक है, उसके साथ मून भी लिख दो, चंद्रमा। मून भी। और इस कुंडली को आज बना के रखना है, क्योंकि हम 9th हाउस भी करेंगे इसमें, आज 10th हाउस भी करेंगे, 11th भी करेंगे, 12th भी करेंगे। तो वहां पर भी ये एग्जाम्पल काम में आ जाएगा। सर एक बार और बताइए, आठ था फर्स्ट हाउस। हाँ, ओके। 8 नंबर का लगन है, यानी कि वृश्चिक लगन हो गया, स्कॉर्पियो। दूसरे घर में 9 नंबर राशि आएगी, तीसरे घर में 10 नंबर, चौथे घर में 11 नंबर, पांचवें घर में 12 नंबर, इस प्रकार से काउंटिंग चलती चली जाएगी, सारी राशियां प्लेस्ड हो जाएगी। फोर्थ हाउस में जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, जहां पे कुंभ राशि लिखी हुई है, वहां पे आपको मंगल और चंद्रमा लिख देना है, मार्स एंड मून। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जहां पर भी लग्नेश होगा वहां पर उसका कंट्रोल भी होगा। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि डोमेस्टिक लाइफ में जब ये व्यक्ति अपने घर के अंदर होगा तो सारी चीजें इनके हिसाब से घटित होंगी। अच्छा। बात समझ में आई। अब अगर मान लो इनका आपको पराक्रम देखना है, इनकी एनर्जी देखनी है, आप इनसे घर में बैठ के अगर आप बात करोगे तो आप इनको हरा नहीं पाओगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि लग्नेश वहीं बैठा है। अब अगर आपको इनसे जीतना है तो आपको इनसे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ट्रिक है। तो घर में नहीं मना सकते आप, घर में तो इन्हीं की चलेगी। घर में तो इन्हीं का डोमिनेंस रहेगा, वो भी मंगल जैसा प्लेनेट है। तो मंगल ऐसा कोई हार और मानने वाला प्लेनेट तो है नहीं, वैसे भी युद्ध का कारक होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर लग्नेश आपका फोर्थ हाउस में है तो लगन को हमने कौन से भाव की संज्ञा दी थी, हमने कहा था कि जो 1 5 9 है, 1 5 9, वो कौन से स्थान है? वो लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान है, हाँ। जो केंद्र हैं 1 4 7 10, वो क्या है? वो विष्णु स्थान है। अब यहाँ पर जो पहला घर है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, दोनों का हिस्सा है, वो लक्ष्मी भी है और विष्णु भी है, और वो फोर्थ हाउस में जाके बैठा है। तो अगर हम उसको लक्ष्मी स्थान का मालिक समझें और उसको विष्णु स्थान में प्लेस कर दें फोर्थ हाउस में, तो एक तरीके का राजयोग बन गया। इसका मतलब ये है कि लग्नेश इन फोर्थ हाउस ये कह रहा है कि आपको जीवन के सारे लग्जरी कंफर्ट आपको मिल जाए, सब कुछ मिलेगा आपको। आप लेके पैदा हुए हो इस योग को। पूरे जीवन आपको कंफर्ट और लग्जरी, व्हीकल्स का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, कंफर्ट, लग्जरी सब मिलेगा। सर सही है, करेक्ट है एकदम। बात समझ में आ गई। अब इनको अच्छा, अब दूसरा क्या होता है, ऐसा ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, जो घर से निकलना नहीं चाहता। होम सिकनेस हो जाती है ऐसे लोगों को जल्दी, मतलब क्यों? क्योंकि कंफर्ट पूरा वहीं मिल रहा है उनको, और उसको अच्छा भी वहीं लग रहा है क्योंकि लगनेस है।
चल भी उसकी वहीं रही है, तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और घर में आराम से मस्त रहते हैं। तो अगर ये घूमने भी जाते हैं ना ऐसे लोग, ऑल दो कि यहाँ पे मून है तो उसको हम अभी हटा देते हैं, घूमने भी जाएंगे तो ये होटल में रहना पसंद करेंगे बजाय कि घूमें। सही है। तो कुल मिला के कंफर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। लेकिन क्या इनको सारी चीजें मिलेंगी? 100% मिलेंगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। और किसने, और कोई डाउट है आपका? ठीक है अंकिता जी, आपने कुछ चेक किया किसी कुंडली में? नो बोल रहे हो आप, आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन, और मुझे नहीं पता कि आपकी आवाज क्यों नहीं आती। कुछ तो गड़बड़ है इसमें मेरे हिसाब से। जहां आपका जूम में ना नीचे माइक का साइन बना हुआ है ना, उस पर आप क्लिक करके देखिए, वहां पे शायद कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा। सर आप ये वाली हॉरोस्कोप बना के फोर्थ हाउस में लग्नेश जो बता रहे हैं वो एक बार समझा पाएंगे? बना के बिल्कुल समझा दूंगा। बनी नहीं थी अभी तक? नहीं सर, मैंने बनाई है, ओके, पर मैं उसमें कंपेयर करना चाह रही थी। ओके, तो हम अभी कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। इस तरीके से कुंडली बनी होगी। या 8, 9, 10, 11, ये बनाई होगी ऐसे कुंडली। जी सर। अब आपने बोला 11 इनका लग्नेश में, 11वें फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में, यहाँ पे जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने मार्स और मून लिख देना है। ओके। हो गया काम। और अभी आपने हमें जो देखने को बोला था पिछली क्लास में, आपने अब इसमें सर बताइए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें कैसे देखना था? कि पहले घर का जो स्वामी है, लगन का जो स्वामी है जिसको हमने लग्नेश कहा, वो 1 से लेके 7 तक किसी ना किसी घर में प्लेस रहा होगा, क्योंकि हमने 7th हाउस तक ही पढ़ा था। तो आपके हिसाब से 1 से लेके 7वें घर तक एट्रीब्यूट सिग्निफिकेशंस आपको मैंने लिखवा दिए थे, समझा दिया था। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था उस व्यक्ति के साथ, या उस व्यक्ति को क्या पसंद होना चाहिए था? ओके। तो यहाँ 8 नंबर अभी जो आप बता रहे थे वो 8 नंबर के हिसाब से नहीं, आप 11 वाले के हिसाब से बता नहीं नहीं, रहे थे 11 ना? के क्यों? 8 में कब स्वामी कौन होता है वृश्चिक राशि का? मंगल। तो मंगल के हिसाब से बोला है ना, मंगल कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। राशि का तो अभी जिक्र ही नहीं किया। ओके, मंगल फोर्थ हाउस में बैठा है इसलिए हम्म, फोर्थ हाउस। ठीक है सर। ठीक है। जी। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। और कोई डाउट है किसी का? अगर नहीं है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम चलते हैं 8th हाउस पे, क्योंकि 8th हाउस की हम क्लास कर रहे हैं, वही सीख रहे हैं ना हम, 8th हाउस से जुड़ी हुई चीजें, तो 8th हाउस को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 से लेके 7th जब हमने किए, तो पहले घर को हमने लग्न कहा, लग्नेश कहा। पहला घर आपके बारे में बताता है, दूसरे घर से आपने धन, वाणी, संस्कार, कुटुंब देखा, तीसरे घर से पराक्रम देखा, चौथे घर से कंफर्ट देखा और माता को देखा, 5वें घर से बुद्धि को देखा, छठे घर से ऋण रोग शत्रुओं को देखा, 7वें घर से जीवन साथी को देखा। यही था। जी सर। 8वें घर पे आए तो 8वां घर जो है सबसे मिस्टीरियस हाउस है। क्या है? मिस्टीरियस हाउस है। क्यों? क्योंकि ये हाउस जो है ये गुप्त हाउस है, छुपा हुआ है। ये वो घर है जिसको पाताल की संज्ञा दी जाती है। पाताल ऐसे डरने वाले पाताल नहीं है, लेकिन पाताल का यहाँ सिर्फ मतलब इतना है कि ये घर छुपा हुआ है, ये घर गहराई का है, ये घर हर उस चीज का है जो एक सतह के नीचे पाई जाती है। सतह के नीचे, जैसे पृथ्वी के गर्भ में जो चीजें छुपी हुई हैं, वो कहाँ से देखी जाएंगी? 8th हाउस से। जैसे माइनिंग होती है, कहाँ से पता चलेगा आपको? 8th हाउस से। इंसान के ऊपरी खाल के नीचे, स्किन के नीचे जो हमारा पूरा तंत्र है, जिसको हम सर्जरी करके देखते हैं, वो कहाँ से पता चलेगा आपको? 8th हाउस से। क्यों? क्योंकि वो अंदर छुपा हुआ है, वो ऊपर से दिख नहीं रहा है। तो जितनी भी चीजें एक रिसर्च करने के बाद, एक खुदाई करने के बाद, या एक परत को हटाने के बाद आपको मिलती हैं, वो सब 8th हाउस है। नंबर 1। नंबर 2, हम इसको कहते हैं ओकल्ट का घर।
ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब क्या है? जितनी भी इस प्रकार की साइंस हैं जो साइंटिफिक रूप से काम नहीं करती पूर्ण रूप से, जैसे ज्योतिष, जैसे रेकी, जैसे वास्तु फोर्थ और एट्थ का कॉम्बिनेशन है ना। वास्तु क्योंकि घर का होता है तो इसलिए फोर्थ हाउस भी होता है वास्तु। तो जितनी भी इस प्रकार की साइंस हैं जो आपको एक सर्टेन लेवल के पीछे जाके कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो कौन है? एट्थ हाउस है। अब ज्योतिष में क्या होता है? ज्योतिष में रिसर्च होती है। बिना रिसर्च के ज्योतिष तो नहीं हो सकता। जब तक आप कुंडलियों पे रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। इसीलिए मैं आपको बार बार पहले दिन से सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको कुंडलियां देखनी पड़ेंगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, है ना। एट्थ हाउस और किन चीजों को बताता है? एट्थ हाउस को जब पराशर जी, आप बृहत पराशर होरा शास्त्र अगर आप पढ़ोगे, अभी नहीं बाद में पढ़ लेना लेके, अभी तो मत पढ़ना, क्योंकि अभी पढ़ोगे तो बोर भी हो जाओगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, उठा के रख दोगे। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र अगर आप पढ़ोगे तो पराशर जी एट्थ हाउस को कहते हैं कि ये अगर किसी का लग्नेश, पहले घर का स्वामी अगर एट्थ हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति जुआरी, जुआरी, एडिक्टेड, अतिवादी, जुआरी, एडिक्टेड, अतिवादी, अति मतलब जो हर काम को एक्सट्रीम पे जाके करता है, या एक सिद्ध पुरुष होता है, या एक सिद्ध पुरुष होता है। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो एकदम कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले आप बोल रहे हो कि एक जुआरी हो सकता है, अनैतिक हो सकता है, एडिक्टेड हो सकता है, फिर आप क्या बोल रहे हो कि एक सिद्ध पुरुष होता है, एक्सट्रीमिस्ट है सर, जो करता है उसमें। अति कर देता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी मंत्र में, किसी तंत्र में, किसी साधना में, किसी चीज के पीछे लग गया तो वो उसको सिद्ध करके ही मानेगा। हम्म। तो एट्थ हाउस आपको किसी भी चीज को एक्सट्रीम पे ले जाने का टैलेंट देता है या प्रवृत्ति देता है। एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम क्या होता है कि मान लो आपको कोई बात पता चली, एक पता चली, या जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि बृहत पराशर होरा शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, तो जो व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट होगा, अतिवादी होगा, वो क्या करेगा? फिर वो उसके घर के पास बुक मिले, ऑनलाइन मिले, उसको 100 किलोमीटर जाना पड़े, उसको 500 किलोमीटर जाना पड़े, वो उस बुक को ले आएगा। बात समझ में आई? दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि कुछ लोग आपने देखे होंगे कि सारी चीजें, हर कुछ चीज भूल के एक चीज के पीछे ना पागल से हो जाते हैं। बस उनको कुछ नहीं दिखाई देता, वो कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो एट्थ हाउस है। ओसीडी होता है। नहीं, ओसीडी डायरेक्टली आप उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ओसीडी के वैसे तो बहुत सारी फॉर्म होती हैं, लेकिन वो सिक्स्थ हाउस से भी इन्वॉल्व होता है। हाँ। तो अब एक तो हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक सर्टेन लेवल के नीचे, एक लेयर के नीचे जाके मिलती है, वो एट्थ हाउस है। एक हो गया कि ये अतिवादी, यानी कि अधिकता का घर है, एकदम एक्सट्रीम करवाता है जो भी करवाता है। दूसरा, ये घर सर्जरी का है, तो जितनी भी सर्जरी होती हैं हाँ। एट्थ हाउस के इन्वॉल्व हुए बिना ना तो व्यक्ति सर्जन बन सकता है, ना ही किसी की सर्जरी हो सकती है। ओके। सर्जन और सर्जरी एट्थ हाउस से आएंगे। ओकल्ट और एस्ट्रोलॉजर एट्थ हाउस से आएंगे। जितने भी गैम्बलर होंगे, जुआरी होंगे, वो सब एट्थ हाउस से आएंगे। और क्या बताता है? सेवंथ हाउस हमने कहा था जीवन साथी का है। सेवंथ हाउस किसका है? जीवन साथी का है, पति का या पत्नी का है, स्पाउस। पार्टनरशिप। पहले घर से दूसरा घर किसका धन बताता है? आपका धन बताता है। दूसरा घर किस चीज का कहा था हमने? धन का है। हाँ। तो पहला क्या था? पहला मैं था, लगन। या। मुझसे दूसरा क्या था? मेरा धन, मेरा हाँ। परिवार। हाँ। सातवें से दूसरा मेरी पत्नी या पति का धन, या मेरी ससुराल। हाँ। फिर 7वें से दूसरे इस नवा। सातवें से दूसरा कौन हो गया? आठवां हो गया।
अच्छा, सातवां, 7 में से नेक्स्ट। हाँ। 7 में से नेक्स्ट जो हो गया 8वां हो गया, तो वो ससुराल का होता है। क्यों? क्योंकि स्पाउस का धन है और स्पाउस का परिवार है। हाँ। और ये जो है ये आपको बताता है कि आपको जो धन ससुराल से मिल सकता है या इनहेरिटेंस में मिल सकता है, इनहेरिटेंस में दूसरों का धन। 7th हाउस तो हम्म। आप नहीं है ना, 7th हाउस तो दूसरा है आपके सामने वाला। हम्म। तो जब हम दूसरों के धन की बात करते हैं तो 8th हाउस आपको बताता है दूसरे के धन का मतलब क्या है। उसके लिए आपने एफर्ट नहीं किए हैं, वो आपका कमाया हुआ नहीं है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन आपको मिल गए। कैसे मिलेगा? वो बहुत सारे तरीकों से मिल सकता है। कुछ लोगों को घूस मिलती है, दैट इज 8th हाउस। वो आपकी कमाई हुई इनकम नहीं है। अब मान लो एस्ट्रोलॉजर बन गए आप, आपकी फीस थी, कोई भी एक एग्जांपल मान लेते हैं कि चलो 5,000 रुपये आपकी फीस थी। किसी को आपने सॉल्यूशन दिया, उसका काम हो गया, उसने खुश होकर आपको 1 लाख का चेक काट के दे दिया। हाँ। अनअर्न इनकम। हम्म। और क्या हो सकता है? आपके आपको पुश्तैनी जमीन मिल गई, आपको पुश्तैनी कुछ पैसा मिल गया। मतलब आपके दादा दादी या आपके एंसेस्टर से जो कुछ एक पैसा चलता हुआ आ रहा था, वो पैसा आपको मिल गया या जमीन आपको मिल गई। तो क्या हुआ? इनहेरिटेंस आपको मिल गया। वो आपका कमाया हुआ तो नहीं है ना, वो तो राइट। आपके बुजुर्गों का कमाया हुआ है, उन्होंने बनाया था वो सारा, लेकिन आपको मिल गया। पति या पत्नी का धन आपको मिल गया या ससुराल से आपको धन मिल गया, वो भी आपका हम्म। कमाया हुआ नहीं है। शादी में आपको मोटा दहेज मिल गया, वो किससे मिला? 8th हाउस से मिला। दूसरा जो जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर समझते हैं? जॉइंट रिसोर्सेज जो होते हैं कि आपकी मान लो कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, किसी की जमीन किसी का पैसा, तो क्या हो गया? जॉइंट रिसोर्सेज हो गए भी, मैंने कुछ लगाया आपने कुछ लगाया मिलके एक काम कर लिया। तो 8th हाउस जॉइंट रिसोर्सेज को भी बताता है। क्यों बताता है? सेकंड हाउस किसको बताता है? सेकंड हाउस में हमने लिखा था कि आपको सस्टेन करने के लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, भोजन वगैरह सारी चीजें चाहिए, धन चाहिए, वो सेकंड हाउस से मिल रहा है जो आपका है। हाँ। 8th हाउस क्या है? 7वें से दूसरा है, और 7वां कौन है? आपके सामने वाला, आपका पार्टनर। हाँ। चाहे वो पति पत्नी की फॉर्म में हो, चाहे वो बिजनेस की फॉर्म में हो। तो उसने कुछ लगाया, कुछ आपने लगाया, और मिलके क्या बना? जॉइंट रिसोर्सेज के थ्रू आपने कोई काम स्टार्ट कर लिया। तो 8th हाउस क्या बताता है? जॉइंट रिसोर्सेज भी बताता है। और क्या बताएगा 8th हाउस? 8th हाउस जितनी भी रिसर्च होती है, सिर्फ ज्योतिषीय रिसर्च नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की रिसर्च, वो 8th हाउस। इंश्योरेंस 8th हाउस है। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस का भी अगर कॉन्सेप्ट आप देखते हो तो वहां पे भी पूल ऑफ मनी होता है। भाई 10 रुपए आपने दिए रेणु जी ने, 10 रुपए दीप्ति जी ने, 10 रुपए मोहित जी ने, 10 रुपए अंकित जी ने, 10-10 रुपए सबने इकट्ठा किए, और ये तय हुआ कि किसी का अगर नुकसान होगा तो इसमें से उठा के उसको दे देंगे। तो क्या हुआ? जॉइंट रिसोर्सेज की तरह काम कर रहा है वो आपके। सबने मिलके कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया, एक फंड इकट्ठा कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, किसी का नुकसान हुआ कंपनी ने उठा के उसकी भरपाई कर दी। और उसमें क्या है, जब मान लो जैसे किसी की डेथ के बाद पैसा मिलता है, या घर में मान लो किसी ने अपनी फैक्ट्री का कराया हुआ था, फैक्ट्री में कुछ नुकसान हुआ, आपको इंश्योरेंस मिल गया। गाड़ी का कराया हुआ था, कुछ कराया, नुकसान मिल गया, उसकी भरपाई हो गई। तो 8th हाउस में जितने भी प्रकार के जॉइंट रिसोर्सेज के थ्रू पैसा आ रहा है वो भी है, अर्न इनकम आ रही है वो भी है। दूसरा, 8th हाउस जब आपको देता है ना, तो एक पीड़ा के बाद देता है। पहले पीड़ा मिलती है आपको 8th हाउस से। 8th हाउस पीड़ा है, पीड़ा, सफरिंग है। पहले पीड़ा होगी, फिर 8th हाउस आपको देखा देगा। अगर आप इनहेरिटेंस भी देखोगे तो किसी के जाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस भी क्या कब मिलेगा? जब पहले कोई क्षति होगी, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो मशीनरी के रूप में हो, चाहे वो घर के रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो। और ओकल्ट में भी कौन आता है, या ज्योतिषी के पास भी कौन आता है? जो पीड़ा में होता है। और ज्योतिषी अधिकतर बनते भी कौन है? जो एक ह्यूमिलेशन को झेल लेते हैं, एक पीड़ा को झेल चुके होते हैं। कभी भी अगर बहुत सक्सेसफुल
एस्ट्रोलॉजर को देखोगे और उनका पास्ट अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले 8th हाउस ने अच्छे से उसकी कुटाई की होगी, फिर उसने ओकल्ट दिया होगा। है ना, खुश होके तो कोई नहीं आता ना, वरना तो नौकरी बढ़िया एमबीए उमबीए करके आराम से मस्त, या इंजीनियरिंग करके आराम से अच्छी सी नौकरी के सब सपने देखते ना इन जनरल तो। नहीं, 8th हाउस बैंकिंग भी दिखाता है। बैंकिंग भी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दूसरे का धन है। बैंक में क्या होता है, सबका धन है। 8th हाउस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, उनको भी दिखाता है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप रिसर्च कर रहे हो और सीक्रेटिव तरीके से चीजें चलती हैं यहाँ भी, या उन चीजों को रोकते हो जो अनैतिक हो रही होती हैं। ईडी क्या रोकेगी? मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे केस को रोकेगी, कहीं इधर उधर से जो पैसा घूम रहा है उसको रोकेगी। सीबीआई भी उस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जिसका 8th हाउस प्रोमिनेंट होगा तो आप देखोगे उस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा, जिसका भी प्रोमिनेंट होगा उस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा, पीड़ा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी रिलेशनशिप को लेके पीड़ा हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो पीड़ा हम चेक करेंगे जब हम कुंडली में प्लेनेट का प्लेसमेंट चेक करेंगे कि कौन सा प्लेनेट उससे कनेक्ट हो रहा है और किस घर का स्वामी कनेक्ट हो रहा है, वो भी पता चल जाएगा। तो पीड़ा भी होगी, और वही पीड़ा या वही 8th हाउस आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कारण भी बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पूर्णतः 180 डिग्री जब आप बदल जाएंगे। पहले आप कुछ थे, अब आप कुछ है। होता है ना, किसी के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उस घटना के बाद वो व्यक्ति पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है। देखा होगा आपने बहुत लोगों को ऐसे। तो जो वो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 8th हाउस की जो सबसे अच्छी खूबी है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है। पहले आपका व्यक्तित्व या पहले कुछ सोच विचार आपकी कुछ थी, उसके बाद 180 डिग्री वो बदल गए। पहले आप जुआरी थे, बाद में आप साधु हो गए, ऐसे। और है ना ऐसे बहुत से हमारे ऋषि महात्मा जो पहले चोर थे, डाकू थे, फिर बाद में क्या हुआ, अंगुली मार की कहानी तो सुनी होगी ना आपने। फिर उनके जीवन में बदलाव आ गया। आपने इनकी अ, वाल्मीकि जी की भी ऐसी है, वाल्मीकि। वाल्मीकि जी की केस तो हो गया, और इनका सूरदास का या कालिदास का केस, कालिदास का केस है। कालिदास को भी अगर आप पढ़ोगे तो उनके जीवन में भी यही है, जब उनकी पत्नी ने उनको घर से धक्के मार के तुलसीदास जी निकाला, का, उसके बाद से बदल तुलसीदास। गया सब कुछ। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 180 डिग्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो 8th हाउस देता है आपको, कि एकदम आपकी पर्सनैलिटी पलट गई। पहले आप कुछ थे, बाद में आप कुछ हो। 8th हाउस चिंता देता है, चिंता कंटिन्यूटी में, मतलब आप किसी चीज को लेके ना बार 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 सोचे जा रहे हो। लेकिन जब 8th हाउस आपको ट्रांसफॉर्म करता है तो फिर चिंता नहीं देता, फिर चिंतन देता है। फिर चिंता नहीं देगा, फिर आप वरी नहीं करोगे उस चीज को लेके कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया, दुखी। वो नहीं करेगा। फिर आप किसी भी चीज के बारे में डीपली एनालिसिस करोगे, गहराई में जाके सोचोगे, और उसका कुछ जो भी उसका पॉजिटिव हो सकता है वो सॉल्यूशन निकाल लो। क्लियर हो? 8th हाउस 9th से 12वां है। जैसे 9वें घर पे अभी आएंगे तो आप पढ़ोगे कि 9th हाउस धर्म का है। धर्म मतलब क्या सही क्या गलत, लेकिन नैतिकता का है 9th हाउस। लेकिन 8th हाउस अनैतिकता का है, अनैतिकता का। लेकिन 8th हाउस अध्यात्म का भी है। अब या तो व्यक्ति, फिर वही बात आ गई, या तो ज्वारी हो गया या सिद्ध हो गया, या तो अनैतिक हो जाएगा या आध्यात्मिक हो जाएगा। बड़ा रिस्की है 8th हाउस। जितने एक्सीडेंट भी मैंने लिखवा दिया है ना 8th हाउस में, एक्सरे नहीं दिखाई। एक्सीडेंट भी 8th हाउस देता है। जितने भी आपके जीवन में सडन इवेंट होंगे, एकदम से अचानक अनप्लैंड वे में होंगे, और एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कुछ घटित हो जाएगा, वो 8th हाउस है। सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट कैसे होता है? सडनली होता है। चलते चलते कुछ हुआ, ठोकर लगी, गिर गए, हड्डी टूट गई, हो गया काम।
वो 8th हाउस है। तो 8th हाउस आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है, बहुत अच्छा आपको किसी भी मंत्र को साधने वाला व्यक्ति बना सकता है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है, आपको बहुत डीप रिसर्चर बना सकता है, अच्छा बैंकर बना सकता है, अच्छा इंश्योरेंस वाला बना सकता है। ईडीआई ईडी में आप अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, सीबीआई में आप बहुत अच्छे अधिकारी हो सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा पॉजिटिव वे में, तो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन, भटकाव और पीड़ा आपके जीवन में बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक कि आप अपने व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, जब तक आप स्वयं को नहीं बदल लेते। चलिए जी, अभी तो जब इन पे एक बार दोबारा से आएंगे तो और कुछ छूट गया होगा तो तब वापस आ जाएगा, अभी तो काफी कुछ है। 9th हाउस। नाइन, जब हमने 1 5 9 किए थे तो पांचवा घर हमने क्या कहा था? ये आपका कॉन्शियस है ना, बुद्धि है। 9th हाउस हायर कॉन्शियस है। तो वो अगर आपकी शिक्षा थी 5th हाउस, तो ये हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा है। उच्च शिक्षा के साथ साथ ये उच्च ज्ञान भी है, जो गुरु के द्वारा मिलता है आपको जीवन में। शिक्षा में और ज्ञान में अंतर समझ में आता होगा आपको। शिक्षा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको मिल सकती है, ज्ञान आपको सब्जेक्ट का नहीं मिलता है। सिर्फ ज्ञान आपको बाकी चीजों के साथ जुड़ के भी मिलता है, बाकी चीजों के साथ जुड़ के। जैसे हम 9th हाउस को धर्म का भाव कहते हैं, धर्म का, कि ये धर्म है। धर्म क्या है? धर्म को अगर एक्चुअल में आप सनातन उसमें देखोगे तो धर्म वो है जो आपको ये ज्ञान दे क्या उचित है क्या अनुचित है ना। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि अर्जुन, तेरा जो धर्म है वो ये है कि तू क्षत्रिय धर्म का अपने पालन कर, तू हथियार उठा और युद्ध कर। वो उसका धर्म है। धर्म सिर्फ पूजा पाठ वाला नहीं है यहाँ पर। रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी? नैतिकता के साथ किस समय पे क्या आपको करना है वो आपको पता हो। गुरु कौन देगा आपको? 9th हाउस देगा। गुरु, पिता, 9th हाउस। पिता, गुरु, उच्च ज्ञान, 9th हाउस। Guru means your teacher or your guide. नॉट टीचर। टीचर तो शिक्षक हो गया आपका, जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टीच कर रहा है। गुरु Guide. है जो आपको धर्म सिखा रहा है या किसी सब्जेक्ट की हायर लर्निंग दे रहा है। जितने भी हम शास्त्र पढ़ते हैं या हम गीता पढ़ते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? उससे यही तो आपको जानने को मिलता है ना कि भी क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। वो हायर विजडम ही तो मिलती है आपको। तो हायर विजडम जो आपको देता है या जो विजडम देता है वो 9th हाउस है। 9th हाउस आपको ये भी बता देगा कि जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति क्या करते? बुध है। बुध क्या है? बुद्धि है। और बुध, जो आपकी शिक्षा है वो बुध है। जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो, जैसे अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हो बुध का डोमेन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आप। लेकिन बृहस्पति अगर इन्वॉल्व होगा तो आपको वो ये भी बताएगा कि क्या ये शिक्षा लेनी भी है नहीं लेनी है, और कितनी लेनी है, क्या ये मेरे लिए सही है गलत है, वो उसका भी विचार आपको देगा। बुध तो क्या है कि जो आपको सब्जेक्ट बोल देगा आपको अच्छा लगेगा आप उसको लर्न करा देगा। किसी भी चीज को लर्न करा देगा वो तो आपको, वो तो लर्निंग दे रहा है आपको। तो 9th हाउस गुरु का है। अगर आप मेष लगन की कुंडली बनाओगे तो 9th हाउस किसके उसमें आता है? 9 नंबर राशि आएगी उसमें। 9 नंबर राशि किसकी है? बृहस्पति की है, धनु राशि। तो इसीलिए वहां से ज्ञान भी आ रहा है, वहां से गुरु भी आ रहा है और वहां से पिता भी आ रहा है। और क्या है? 5th हाउस सॉल्यूशंस देता है आपको। 5th हाउस सॉल्यूशंस। 9th हाउस आपको काउंसलिंग देता है, आपको काउंसलर बनाता है। जब 1 to 1 बात आप किसी से करते हैं ना कि भी तुझको काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलर से मिल ले किसी से, वो काउंसलिंग क्या है? वो 9th हाउस है। वो कैसे आएगी? वो ज्ञान से ही आएगी। जब आप किसी सब्जेक्ट के आप महारथी हो जाओगे, आपको उसका अच्छा ज्ञान हो जाएगा, तभी आप काउंसिल कर पाओगे ना किसी को।
उतनी आपकी भी तो विजडम होनी चाहिए कि आप सामने वाले को काउंसलिंग दे पाओ। हम्म। और ये भी है कि अच्छी काउंसलिंग आपको मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी वो भी नाइन्थ हाउस ही बताएगा। आपको सही गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी नाइन्थ हाउस ही बताएगा। क्योंकि हर किसी को सही गुरु सही समय पे सही गुरु नहीं मिलता है, या गाइडेंस भी नहीं मिलती है सही समय पे, हर किसी को नहीं मिलता। और नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, भाग्य है। अब आप सोच के देखो, हायर लर्निंग, विजडम, गुरु, पिता और भाग्य सब एक साथ जुड़ गए। सही गाइडेंस आपको तभी मिलेगी जब आपका भाग्य ठीक होगा। कुछ लोगों को गाइडेंस तब मिलती है जब चोट लग चुकी होती है, कुछ को चोट लगने से पहले मिल जाती है। मतलब जीवन में आपके कुछ घटित होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है, और आपको उससे पहले कोई आपको गाइड कर देता है कि नहीं इस रास्ते पे मत जाना, और आपको समझ में आता है अच्छा हुआ मैं बच गया वरना हो जाता ये कांड तो। वो कहाँ से मिला? वो तब मिलेगा आपको जब नाइन्थ हाउस आपका अच्छा होगा। और अगर नाइन्थ हाउस डैमेज होगा तो तब मिलेगी डैमेज हो जब चुका जब होगा। हो चुका होगा। और उसके बाद भी मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं, अगर ज्यादा डैमेज हुआ तो उसके बाद भी उल्टी ही मिलेंगी सलाहें। और उल्टी हम्म। ऐसी मिलेंगी, एक तो गड़बड़ हुई और गड़बड़ होगी। हम्म। वो नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस जो, जैसे थर्ड हाउस में हमने ट्रैवलिंग लिखा था, क्या लिखा था? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। नाइन्थ हाउस आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग देता है, उसके साथ साथ जो भी आपकी धार्मिक यात्राएं होती हैं, जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो तो वो नाइन्थ हाउस कराता है। पिलग्रिमेज। हाँ। जब भी आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे तो उसमें नाइन्थ हाउस का योगदान होगा ही होगा। ठीक है जी। अब आ जाइए टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस क्या है? टेंथ हाउस है आपका कर्म। टेंथ हाउस है आपका कर्म। कर्म सिर्फ नौकरी का नहीं है, कर्म सिर्फ बिजनेस का नहीं है। पूरे जीवन में आप जो भी कर्म करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए आपका किस प्रकार का एटीट्यूड है, वो आपको टेंथ हाउस बताएगा। क्योंकि अगर सिर्फ ये नौकरी का या व्यापार का होता तो जो भी हाउस वाइफ है उनकी कुंडली में तो टेंथ हाउस होता ही नहीं। सबकी कुंडलियों में ना टेंथ हाउस, तो कोई ऐसा है जिसकी में नहीं है? बच्चे की में भी है, बूढ़े की में भी है, काम करता हो ना करता हो, प्रोफेशनली एक्टिव हो ना हो, टेंथ हाउस सबकी कुंडली में। टेंथ हाउस क्या है? टेंथ हाउस आपका ओवरऑल कर्म है। जो भी आप जीवन में कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो टेंथ हाउस है। किस प्रकार के कर्म आप जीवन में करेंगे वो आपको टेंथ हाउस बताएगा। किस प्रकार से करेंगे वो भी आपको टेंथ हाउस बताएगा। किस प्रकार से मतलब कि आपका कार्य करने को लेके आप बहुत एग्रेसिव हैं, आप बहुत शालीनता से करते हैं, आप कार्य बार बार बदलते रहते हैं, या काम में आप बिल्कुल करना ही नहीं चाहते कर्म, वो सब आपको कौन बताएगा? टेंथ हाउस। ये भी बताएगा कि काम, अब जब टेंथ हाउस किसी का फुल्ली इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव का मतलब समझते हैं, कोई प्लेनेट ना बैठा हो, कोई प्लेनेट उसको दृष्टि। तो हम बात कर रहे थे टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस में हमने डिस्कस किया कि जो टेंथ हाउस होता है वो होता है आपका ओवरऑल कर्म। ठीक है? किस प्रकार के कार्य आप जीवन में करेंगे और किस तरह से करेंगे, एग्रेसिवली करेंगे, आराम से करेंगे, आराम पसंद होंगे, किस प्रकार से होंगे, वो सब आपको टेंथ हाउस बता देगा। इसके साथ साथ धर्म विरुद्ध करेंगे या धर्म से जुड़ के करेंगे ये भी आपको टेंथ हाउस बता देगा। तो नाइन्थ हाउस जो हमने बोला वो धर्म का बोला था, है ना? टेंथ हाउस क्या है? आपके कर्म का है। अगर टेंथ हाउस का और नाइन्थ हाउस का अगर कोई संबंध बनेगा आपकी कुंडली में तो आप कर्म किस प्रकार से करेंगे? धर्म संगत कार्य करेंगे आप, जो नैतिक होंगे वो कार्य करेंगे। ठीक है? अगर आपको ये पता करना है कि ये व्यक्ति कर्म करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता तो आप देखो उसका टेंथ हाउस किस प्रकार का है। अगर टेंथ हाउस पूर्ण रूप से इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव का मतलब समझते हैं, वहां पर कोई प्लेनेट भी ना हो और किसी प्लेनेट की दृष्टि भी ना हो, कोई प्लेनेट 10वें घर को देखे भी ना
और कोई प्लेनेट 10th हाउस में बैठा भी ना हो, तो जर्नली ये व्यक्ति कोई भी कार्य करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेगा। किसी भी प्रकार का कार्य हो, फिर चाहे घर का हो, बाहर का हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, बहुत ज्यादा ये आपको कार्य करता हुआ व्यक्ति नहीं दिखेगा। वो कैसे पता चलेगा दृष्टि वगैरह, वो हम आगे चैट डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस, अच्छा 10th हाउस आपको जो है ना, दो चीजें और देता है। एक देता है आपको डिग्निटी, स्टेटस, नेम एंड फेम। सोसाइटी में किस प्रकार से आपको पहचान मिलेगी, नेम एंड फेम किस प्रकार का मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, डिग्निटी रहेगी आपकी मेंटेन या नहीं रहेगी, वो आपको 10th हाउस बता देगा। तो 10th हाउस डिग्निटी भी है, आप स्टेटस भी है। 10th हाउस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी देता है कि आप अपने कार्य को करने में कितना अच्छे तरीके से आप अपने कार्य को कर पाते हैं, कितने नियमबद्ध तरीके से कर पाते हैं। आवाज आ रही है मेरी या ब्रेक हो रही है? आ तो रही है थोड़ी सर। थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच ब्रेक हो रही, बीच ओके। में। या तो आप वीडियो बंद कर दीजिए मैंने नेटवर्क। हाँ, हाँ। मैंने वीडियो बंद कर दिया है, तो अभी शायद ठीक आ रही होगी। थोड़ी ठीक आ रही है। हाँ। ठीक है। यस। अब बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस, 11th हाउस को जब आप देखेंगे तो 11th हाउस हमने उपचय हाउस में भी लिखा था। उपचय हाउस जब हमने लिखे थे, और उसी समय मैंने शायद आपको एक बात बोली थी कि जो 3 7 11 भाव हैं, 3rd 7th एंड 11th, ये आपके काम भाव हैं, काम त्रिकोण है आपका। कौन सा त्रिकोण है? काम त्रिकोण। 3rd हाउस से आपके अंदर वो इच्छा पैदा होती है, जब आप किसी वस्तु व्यक्ति को देखते हैं तो उसको पाने की जो इच्छा है या उसकी तरफ जो आप अट्रैक्ट होते हैं, पहला जो विचार आपका अट्रैक्शन का आता है वो 3rd हाउस से आता है। 11th हाउस क्या करता है? 11th हाउस भौतिकता की दृष्टि से तो कहा जाता है कि 11th हाउस है इनकम का। इनकम, इनकम कहाँ से दूसरा घर है, ये 10वें से दूसरा घर है। तो प्रोफेशन से इनकम क्या होगी वो आपको 11th हाउस बताएगा। 11th हाउस आपके सोशल सर्कल का है। 11th हाउस आपके सोशल सर्कल का है। 11th हाउस सोसाइटी का है, समाज का। 11th हाउस जितने भी प्रकार के कोई कार्य सोसाइटी से मिलके किए जाते हैं उन सबको दिखाता है। जैसे एनजीओ, वो 11th हाउस है। कॉरपोरेटिव सोसाइटीज, वो 11th हाउस है। आपके मित्र, वो 11th हाउस है। और पिछली क्लास में आप लोगों ने कहा था कि बड़े भाई बहन कहाँ से देखें, तो वो 11th हाउस है। 3rd हाउस क्या था? आपके छोटे भाई बहन। 11th हाउस क्या है? आपके बड़े भाई बहन। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, डिजायर्स का है। ये इसमें थोड़ी अच्छी बात भी है और थोड़ी खतरनाक बात भी है। और यही घर लोभ का है, लोभ, लालच। जिस भी घर का स्वामी या जो भी प्लेनेट 11वें घर में होगा, उस घर से या उस प्लेनेट के कारक तत्व से जुड़ी हुई इच्छा आपके अंदर आ ही जाएगी। ये तो एक बात हुई। उससे ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि 11वें घर का स्वामी जिस भी घर में जाके बैठेगा, वहां से आप पूरे जीवन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि उसी घर से आपको गेन्स भी होंगे, लाभ।
अब मान लो किसी का 11वें घर का स्वामी लगन में बैठ जाए। कौन से घर का स्वामी? 11वें घर का स्वामी। आपने एक वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई थी, है ना, क्लास के स्टार्टिंग में। उसके 11वें घर में कौन सी राशि है? 6 नंबर। 6 नंबर छह राशि है। 6 नंबर। कन्या राशि। वर्गो। कन्या राशि। उसका स्वामी कौन होगा? मरकरी। बुध। बुध। हम्म, तो रेणु जी बताइए, इनका बुध कौन से घर में बैठा है? क्योंकि आप ही ने कुंडली बोली थी, तो आप ही बता दीजिए बुध कहाँ बैठा है। ठीक है। बुध बैठा है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट लग्न में। हाउस। लग्न हाँ। में बैठा है, लिख दो जी। लग्न में बुध को लिख दो। पहले घर में। पहले घर का मतलब है जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पे बुध लिख दो अब आप। अभी तक आपने सिर्फ 2 प्लेनेट लिखे थे। फोर्थ हाउस में लिखा था मंगल, और फोर्थ हाउस में लिखा था चंद्रमा, कुंभ राशि में, चौथे घर में। लगन में लिख दो मरकरी। अब आप बताओ कि 11वें घर का स्वामी, जिसको हम कह रहे हैं इच्छाओं का स्वामी, वो बैठ जाए लगन में जाके। ये व्यक्ति पूरा जीवन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। मतलब ये है कि ये व्यक्ति हाईली 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 एम्बिशियस रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके व्यक्तित्व को कौन गवर्न कर रहा है? पहले घर को गवर्न कौन कर रहा है? 11th लॉर्ड। 11वें घर का स्वामी जो कि है बुध। तो जैसे ही इनकी कोई एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी इच्छा उससे पहले इनके ऊपर हावी हो चुकी होगी। तो कभी भी आप इस व्यक्ति को बहुत आराम से बैठता बैठा हुआ, बहुत रिलैक्सेशन मोड में नहीं देखो। हमेशा कुछ ना कुछ वो चीजें इनके जीवन में घटित होती ही रहेंगी जो इनको बार बार आगे बढ़ने के लिए, कुछ लाभ लेने के लिए पुश करती ही रहेंगी। जबकि फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में पूरा कंफर्ट दे रहा था। अभी तक हम बात पूरे मौज की कर रहे थे, मौज रहेगी। लेकिन उस मौज के बावजूद भी वो इच्छाएं इनको सुकून से नहीं बैठने देंगी, चैन से नहीं बैठने देंगी। सही है सर, एकदम करेक्ट। दूसरा क्या है? 11th हाउस आपके मित्रों का है ना? जी सर। आपके मित्रों का है। मित्रों का स्वामी कहाँ बैठा? लगन में। लगन हाँ। क्या है? आपकी पर्सनैलिटी। आप स्वयं है। आपका सिर है लगन, सिर भी होता है लगन, है ना? जब शरीर के बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो आपके हेड को भी बताता है लगन। तो आपके मित्र कहाँ आके बैठ गए? आपके सिर पे। तो क्या लगता है क्या होगा आपको? इन्फ्लुएंस रहेगा सर फ्रेंड सर्कल का। मित्रों का पूर्ण रूप से इन्फ्लुएंस इनके व्यक्तित्व पे रहेगा, और मित्र जैसा चाहेंगे वैसा करा भी पाएंगे। तो सर मतलब जैसी नॉर्मली संगत वैसी संगत वैसी रंगत वाली यहाँ पे जैसी वो इनकी संगत होगी, इसको सिर्फ नेगेटिव नहीं देखना है। अभी आप चूंकि कमेंट करने वाले हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। ज्यादा चूंकि फ्रेंड्स नहीं है सर स्कूल से। कोई बात नहीं, जैसी संगत होगी वैसे इनकी रंगत हो जाएगी। अब अगर इनके मित्र थोड़े से भी आध्यात्मिक हो गए तो ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा। अगर इनके मित्र बहुत भौतिकतावादी हो गए तो ये पूर्ण रूप से भौतिकतावादी हो जाएगा व्यक्ति। अगर इन जिस प्रकार के इनके मित्र होंगे ना, जैसा हम कहते हैं ना कि भी किसी के व्यक्तित्व को अगर जानना है तो आप उसके मित्रों को देख लो, इनके बारे में वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। जी सर। अभी और भी चीजें होंगी, हो सकता है 11 कुछ और भी प्लेनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन इन जनरल हाईली एम्बिशियस होंगे। अच्छी बात यह है कि जीवन में बहुत तरक्की कर जाएंगे। खराब बात यह है कि कभी सुकून से नहीं बैठ पाएंगे। सर सब बातें सर करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। और ये भी ठीक है, जैसी संगत वैसी रंगत, कि जो फ्रेंड सर्कल है उसका बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल वैसे ही है पूरा, मतलब जैसे फ्रेंड्स हैं वैसे ही है। वैसे ही रहेंगे। हम्म। मरकरी के केस में और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि मरकरी वैसे भी मित्रों को बताता है। ठीक है। सर कम्युनिकेशन भी इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि मरकरी उसको ही बताता है हाँ, अच्छा वहां पे। कम्युनिकेशन होगा, डेफिनेटली अच्छा कम्युनिकेटर होंगे। वैसे भी वृश्चिक वाले जनरली अच्छे ही होते हैं, बड़े सोच समझ के तो वैसे ही बोलते हैं मरकरी वाले। ये वृश्चिक वाले 8th हाउस की राशि है ना, वृश्चिक 8 नंबर की राशि है।
और सर 11th इन फर्स्ट हाउस ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि वो अपनी इच्छाएं स्वयं ही पूरी कर देंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हाँ किसी और हाँ, पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। बिल्कुल 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 हो सकता है, सेल्फ में जाके बैठा है। इच्छाएं इनकी स्वयं से ही जुड़ी हुई हैं सारी। हमने कहा ना, 11th लॉर्ड जहां बैठेगा वहां से इच्छाएं आपकी जुड़ गई, तो यहाँ तो आपके सेल्फ से ही जुड़ गई, तो आप पूरा कर भी पाओगे, और आप इच्छाओं से बंधे भी रहोगे, हमेशा बंधे रहोगे। बस एक ही सर तरीका यहाँ है पे जिसमें आप इच्छाओं से मुक्त हो सकते हो, आप उन लोगों की संगत में रहिए जिनकी इच्छाएं कम हो। जी। सर एक डाउट है यहाँ पे कि ये 11th इन फर्स्ट जैसे ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन, तो ये सर इच्छा पूर्ति है या फिर डिजायर है? जैसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि उनकी इच्छाएं होंगी, काफी होंगी, तो वो इच्छा पूर्ति को भी बता रहा है या सिर्फ डिजायर होंगी वही बता नहीं, रहा है ये? पूर्ण भी होंगी, 100% पूर्ण होंगी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही एक पूर्ण होगी उसी समय दूसरी आ जाएगी, तो ये पूरे ओके। जीवन ये चक्र चलता रहेगा, पूरे हम्म। जीवन। जैसे कुछ लोग आपको बड़े सुकून में दिखेंगे कई बार कि ठीक है यार, हो गया, छोड़ो, ये नहीं दिख पाएंगे आपको, ये हमेशा छोड़ो दिखने वाला माहौल ही नहीं आने देगा ये प्लेनेट मरकरी, 11th लोग। ये हमेशा कहेगा व्हाट नेक्स्ट, ये तो हो गया, सर होने एकदम सही, एकदम सही होने है। होने का मजा भी नहीं लिया, उसके बाद तुरंत पहले ही तैयार हो जाएगा कि व्हाट नेक्स्ट, ये चीज रेनू होगी। मैम, क्या क्या एज है आपके बेटे की? एज है 41। ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी तो अभी जर्नी स्टार्ट की है, और भी कुछ चीजें इसमें आएंगी, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, प्लेनेट पढ़ने बाकी है, फिर हाँ सर, वर्ग प्लैनेट्स। वर्ग वर्ग कुंडलियां भी आ जाएंगी। चलो, 11वां घर तो हो गया, आपकी इच्छाएं हो गई, सारे बंधन की जड़ 11वां घर है आपके जीवन में। इच्छाएं हैं जो आपको बांध के रखती हैं किसी भी चीज से, तो सारे बंधन की जड़ आपको जो बांध रही है वो 11वां घर है। लेकिन गेन्स भी कराती है, क्योंकि आज के टाइम में तो क्या है, पैसा चाहिए, गेन्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वो सब क्या है, 11th हाउस है आपका। अब आ जाओ 12वें घर में। 11वां घर अगर बांधेगा तो 12वां घर मुक्त करेगा। जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे तो 12वां घर हो जाएगा, क्योंकि 12वां घर क्या है, 12वें घर को हम मोक्ष का घर कहते हैं, मुक्ति का घर। ये है परलोक, अगर वो पाताल था ना 8वां, ये है परलोक, स्वर्ग, स्वर्ग भी कह सकते हो, जो भी आप उसको संज्ञा देना चाहो। लेकिन ये वो घर है जो आपको ये बताता है, ये वो घर है जो आपको ये बताता है, ना तो आप किसी के हो, ना कोई आपका है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। 12वां घर, क्योंकि पहले घर से आपका जन्म हुआ, 12वें घर पे जाके अंत हो रहा है, मृत्यु का नहीं है, लेकिन 12th हाउस मृत्यु का नहीं है, 12th हाउस मुक्ति का है। जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, वो 12वां घर है। ये तो आध्यात्मिक सेंस में हो गया। भौतिक सेंस में क्या है, व्यय, खर्चा, 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 किसी भी चीज का खर्चा, किसी भी चीज का खर्च हो जाना, किसी भी चीज का आपसे छूट जाना, किसी भी चीज का आपके जीवन से चले जाना, वो 12वां घर है। धन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, जमीन जायदाद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। 12वां घर खर्च करा रहा है, 12वां घर व्यय करा रहा है, 12वां घर सेपरेशन करा रहा है, 12वां घर डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है। जब कोई छूटेगा, जब कुछ जाएगा तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, और जब सब छूट जाएगा तो आइसोलेशन होगा, तो 12वां घर आइसोलेशन भी, 12वां घर आइसोलेशन भी है। खर्चा, व्यय, आइसोलेशन, सेपरेशन, डिसअपॉइंटमेंट, 12वां घर है। विदेश, 12वां घर है। जेल, 12वां घर है। हॉस्पिटलाइजेशन, 12वां घर है। अब आप सोचो कि अगर आप जेल में जाते हो तो क्या होता है, आइसोलेट हो जाते हो आप सारे समाज से। आप विदेश में जाते हो तो जिस समाज में आप एक सर्टेन एज तक रहे हो, उस पूरे समाज से आइसोलेट हो जाते हो। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो तब भी आप आइसोलेट हो जाते हो।
तो विदेश भी वही है, जेल भी वही है, हॉस्पिटल भी वही है, ध्यान भी वही है, मेडिटेशन। योग भी वही है, योग जो हम योगा करते हैं। योग। 12वां घर। अब अगर 12वें घर को पहचान लिया तो बेफिक्र और मस्त हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली ना कुछ आपका था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। वो तब होगा जब 11वां घर छूटेगा। अब अगर 11वां घर प्रबल होगा और 12वां घर ऑपरेट करेगा तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट होगा, है ना। 11वां घर क्या कह रहा है? सब कुछ मेरा है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब सब मिल जाए मुझे, सारी इच्छाएं आपकी हैं। 12वां घर क्या कह रहा है? इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। तो अगर 12वें घर में किसी की, आप में से किसी की कुंडली में भी कोई प्लेनेट बैठा है, बैठा है किसी की कुंडली में कोई 12वें घर में प्लेनेट? पर मेरा बेटा है। अच्छा, आपका, हाँ। केतु, केतु बेटा अच्छा, केतु बैठा है, चलो वो तो मुक्ति का कारक है, वही बैठा है, बैठा रहने दो। है। मैंने कहा 8वें 12वें में ही आ गए आपके सारे प्लेनेट। 8वें में भी है ना, 4 5 कितने आप बता रहे थे? सर 4 8वें में और 3 9वें में आ गए। सन, मून और ये शनि, हम्म। और राहु केतु छठे 12वें में। बस रा, मेरी कुंडली राहु पूरी हो केतु गई। तो, राहु केतु तो बेस्ट प्लेसमेंट है खैर आपकी। और ये सब 8वें में भी सब सब बैठ गए अच्छे अच्छे ग्रह। कोई बात नहीं, बैठने दो। राहु केतु की आइडियल प्लेसमेंट यही है, बेस्ट प्लेसमेंट 6th राहु। उससे अच्छा राहु नहीं हो सकता, छठे घर से अच्छा राहु। और किसी की कुंडली में कोई बैठा है प्लेनेट 12वें घर में? मेरी बेटी के इसमें है जुपिटर। बृहस्पति बैठा है, ओके। लगन था इनका वृश्चिक। नहीं, लगन साइन बेटी, बेटी के इसमें लगन अच्छा, साइन है सेजिटेरियस, धनु। धनु साइन है, चलो। हाँ। अब आप मुझे बताओ, हाँ। आप लोग सब विचार करके बताओ कि अगर किसी का लग्नेश, पहले घर का स्वामी, अगर 12वें घर में जाए तो क्या होना चाहिए? अच्छा, 12वां घर ना बेडरूम भी है, लिख लो। जैसे 4th हाउस आपका पूरा घर है, घर की चार दीवारी है, 12वां घर आपका बेडरूम है, 12वां घर आपका सैया सुख है, बेड प्लेजर, और 12वां घर नींद भी है आपकी, नींद। किसी को नींद किस प्रकार की आती है वो 12वां घर बताएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी का लग्नेश 12वें घर में हो तो क्या होना चाहिए? फिर नींद की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत नींद आएगी। बहुत नींद है, नींद प्यारी होगी। नींद प्यारी होगी। आएगी नहीं आएगी वो तो और भी चीजों पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन नींद प्यारी तो होगी। हम्म। नींद मिल जाए बस। बेडरूम में मन लगेगा सर। बेडरूम में मन कंफर्ट। लगेगा। इस व्यक्ति को आप अधिकतर बेडरूम में पाओगे। या फिर सर योगा मेडिटेशन, योगा ध्यान, मेडिटेशन विदेश में हो सकता है व्यक्ति, विदेश में। हाँ। विदेश में हो सकता है। और अगर ये चीजें हो गई हैं, मान लो व्यक्ति विदेश में है, तो फिर तो नेगेटिव जो हमने बोला कि आइसोलेशन होगा, सेपरेशन होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, वो छोड़ दो। हम्म। लेकिन अगर वो अपने नेटिव प्लेस पर ही है, जहाँ हम्म। लालन पालन हुआ है, हम्म। और तो फिर वहां पर ये काफी कुछ आपके जीवन में वो चीजें ले आएगा जो आपसे छुड़वा देगा। फिर छुड़वाएगा तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट होने लगेंगे आपको। तो एक्चुअल में वो चीजें छुड़वा देता है जो आपके लिए कोई खास वैल्यू नहीं करते। लेकिन अब ये प्रश्न आएगा कि कब छूटेंगी, ये भी तो मुद्दा हो सकता है ना, है ना। तो हमने क्या उसमें किया था, जब हमने पहली क्लास या दूसरी क्लास की थी तो हमने उसमें कुछ लिखा था। हमने उसमें ये लिखा था कि आपके जीवन में, जब हम हाउसेस की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि कोई भी अच्छा या बुरा, कोई भी राजयोग हो या दुर्योग हो या धन योग हो, वो घटित कहाँ से होगा, किस प्रकार से होगा, वो आपको कौन बताएगा? वो आपको हाउस बता देगा।
किस घर में बन रहा है वो, कब होगा वो आपको दशा बताएगी। कब होगा, जब आप कब की बात करोगे कि वैन, ऐसा कब होगा, तो वो आपको दशा बताएगी। ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति, हर व्यक्ति जीवन में पूरे जीवन डिसअपॉइंटमेंट मिलते रहते हैं उसको, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को पूरे जीवन सिर्फ लॉसेस ही मिलते रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन एक सर्टेन टाइम होता है जब उसको बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है, या बहुत कुछ उसके जीवन से छूट जाता है। अब 12वें घर को हमने क्या कहा, 12वें घर को हमने कहा कि ये तो मोक्ष का घर है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो मोक्ष का घर हो वहां पे प्लानिंग काम आ सकती है क्या किसी को? नहीं। कभी नहीं आ सकती। जितना प्लान करेगा उतना डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि प्लान आप क्या करोगे, कोई इच्छा रख के करोगे। इच्छा 11वां घर देता है, 12वां घर नहीं देता। 12वें घर से आपको मिलेगा तभी जब आप छोड़ दोगे। जब आप किसी चीज पे अपना अधिकार छोड़ दोगे वो चीज आपको मिल जाएगी 12वें घर से। जब तक आप उसको पाने की इच्छा रखोगे तब तक वो आपको नहीं मिलेगी। तो अब जो आपने कुंडली बोली इसमें धनु लग्न बताया ना आपने। जी, धनु लग्न और जुपिटर बैठे हैं 12वें में। जुपिटर बैठे हैं 12वें घर में, अकेले हाँ, बैठे हैं कोई और बैठा है साथ में? अकेले ठीक है। 8वीं राशि में। हाँ, तो अब बृहस्पति वहां पर बैठा है तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सेल्फ जो है जाके कहाँ बैठ गया है, 12वें घर में। मैं स्वयं कहाँ पे चला गया हूँ, 12वें घर में। हाँ। तो मेरा पूरा व्यक्तित्व ही, या ये व्यक्ति इंटरनल ही हमेशा आइसोलेटेड तो फील करेगा। अच्छा। क्यों होगा? अपनों की महफिल में बेगाने हम, वो जो है ना गाना एक, हाँ, वो वाली कहानी जनरली ऐसे लोगों के साथ घटित होने लगती है। अच्छा। बहुत कुछ हो सकता है, सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो, हम्म, ऐसा नहीं है कि, जरूरी नहीं कि सोशल सर्कल बड़ा नहीं होगा, बहुत हम्म, बड़ा दिखेगा आपको कई बार सोशल सर्कल। हम्म, लेकिन इंटरनली व्यक्ति आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा या आइसोलेटेड अंदर से रहेगा। हम्म। लेकिन अध्यात्म के लिए ये बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिक तो है, वो लोग पूरी फैमिली है उनका। हाँ, तो अध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत और ही। वो सर वो भी राइट है कि सोशल नेटवर्क उसका बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब है फॉरेन से रिलेटेड, और सब सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पर मतलब वो हमेशा अधिकतर आइसोलेशन में रहती है, ऐसा मतलब उसको अकेले अच्छा लगता है। तो ये हाँ। अच्छा है उनके लिए। हाँ, देखो, वो मत। 12वां घर ना व्यय हाँ, करता है, 12वां घर व्यय करता है। तो एक आप कुछ बुकों में आप देखोगे कि जब लग्नेश 12वें घर में जाता है तो उसको बोला जाता है कि शरीर का व्यय होगा। अच्छा। शरीर का व्यय हो जाएगा आपके। शरीर का व्यय बहुत तरीके से होता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शरीर का व्यय होता है। हेल्थ जब खराब हो जाए तो जनरली व्यक्ति कई बार बहुत दुबला पतला भी हो सकता है। या दुबला पतला शरीर से नहीं भी होगा तो क्या हो सकता है कि थोड़ा वो, आप एनर्जी ना हमेशा लो फील कर सकता है, या थोड़ा कमजोर सा फील कर सकता है अपने आप। हाँ, एनर्जी लो फील होती है उसको। है ना? और उस केस में ये उस सबसे ज्यादा तब होगा जब ये बहुत ज्यादा सोशलाइज होने लगेगा। तो अगर इस व्यक्ति को ठीक रहना है तो इसको अल्टीमेटली आइसोलेट ही होना पड़ेगा। मिलने के बाद इसको रोज कुछ समय अकेले चाहिए ही चाहिए, वो इसकी खुराक है। क्योंकि वहीं से इसकी एनर्जी वापस आएगी। अगर ये 24 घंटे मौज मस्ती में और यारों दोस्तों में है तो डेफिनेटली ये वीक हो जाएगा व्यक्ति। तो वो ठीक करती है अकेले रहती हैं तो। दूसरा फायदा यहाँ पर ये हो रहा है क्योंकि वो फॉरेन से जुड़ के कार्य कर रही है, जो आपने बताया कि फॉरेन रिलेटेड वर्क है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का भी। फॉरेन का भी है। तो ये अच्छे भाग्य की निशानी है कि उसको उनको वो काम मिले हुए हैं, तो 9th हाउस अच्छा होगा उनका। सर एकदम करेक्ट, लग्न से एकदम राइट रहा ये प्रेडिक्शन। अब आपने जो वृश्चिक लगन वाली कुंडली बनाई थी, हाँ। है ना, सब हाँ। लोगों ने बनाई थी, वापस हाँ। उसी कुंडली पे आ जाओ। वहां पे आपने 9th लॉर्ड को कहाँ लिखा था? 9th लॉर्ड कौन था उसमें दीप्ति जी? 9वें घर का स्वामी कौन था? गुरु। 9वें घर का स्वामी गुरु नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, एक मून था। सेकंड। हाँ हाँ, एक नहीं नहीं, एक सेकंड मैं बताती हाँ बताओ। हूँ। नाइन्थ है ना, नाइन्थ फोर, चंद्रमा, कर्क, चंद्रमा। हाँ चंद्रमा। कहाँ बैठा है चंद्रमा?
ये कैसे बताऊं सर, कहाँ? लिखा था ना होते आपने। मंगल के हाँ, साथ। वो मंगल के साथ बैठा है। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में बैठा है। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं? मंगल और चंद्रमा। मंगल कौन है यहाँ पर? पहले घर का स्वामी। हाँ जी, मेष। हाँ लग्नेश। हाँ हाँ किसके साथ बैठा है? नौवें घर के स्वामी के साथ। हाँ नौवें घर, नौवा घर आपका भाग्य है। हाँ, नौवा घर पहला व्यवहार। घर मैं स्वयं हूँ। हाँ। तो मैं भाग्यशाली हुआ कि नहीं हुआ? फिर ऐसा बोलेंगे कि भाग्य का स्वामी केंद्र में आ गया, इसके लिए भाग्यशाली। वो तो एक बात हो गई। लेकिन लग्नेश और नाइन्थ लॉर्ड अगर कंजंक्ट हो गए तो इसका हाँ, मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि ये व्यक्ति भाग्यशाली भी है, ये व्यक्ति धार्मिक भी है, ये व्यक्ति रिलीजियस भी रहेगा, ये व्यक्ति नैतिकता पे भी रहेगा, और इस व्यक्ति का पिता से भी लगाव रहेगा। और सारी चीजें कहाँ घटित हो रही है? नाइन फोर्थ हाउस में घटित हो रही है। तो मतलब अपनी जन्म भूमि पे ही लकी है ये, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है इसको। सर प्रॉपर्टीज को लेके भी लकी रहेंगे प्रॉपर्टी को क्योंकि लेके भी मंगल। लकी है। इनकी पर्सनैलिटी में इनके पिता के भी ट्रेड्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले घर का स्वामी कौन है? पर्सनैलिटी है मेरी, किसके साथ बैठा है? नौवें घर के स्वामी के साथ। लेकिन चंद्रमा भी है, तो सिर्फ पिता के नहीं होंगे, माता का भी होगा रोल। और फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो बिल्कुल एक की पर्सनैलिटी नहीं होगी, माता के भी जरूर होंगे ट्रेड्स। पर शनि की राशि है सर, कुंभ राशि। तो छोड़ दो ना फिर अभी शनि की राशि को। ठीक है। अभी तो हम राशि की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा। अभी क्या समझ में आया आपको इन बातों से जो मैंने आपको अभी इस कुंडली में बताई? दीप्ति जी, आप बहुत पजल्ड दिख रहे हो मुझे, आप बताओ आपको क्या समझ में आया? यह सर सब मैं जो है रायता फैल चुका है पूरा, उसको समेटा जाए फिर कुछ। मैं सिर्फ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही थी, आप सब जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं देख रही थी बस। हाँ, बताओ क्या देखा आपने, क्या समझा आपने? ओके। तो एट्थ, जो इसका 8 नंबर था फर्स्ट हाउस में, तो जब कैलकुलेट किया, ठीक है, तो आपने अभी पूछा कि 9th हाउस में कौन बैठा है, तो दैट वाज चंद्रमा। चंद्रमा इनके 11वें उसमें बैठा, मतलब ये 11 वाला जो नंबर था उसमें मंगल और चंद्रमा दोनों है। ठीक है। राइट। तो चंद्रमा माँ का कारक होता है। ठीक है। तो आपने कहा कि मदर के पर्सनालिटी भी आएगी ना। ठीक है। जब आपने 11th हाउस हमें बताया था, तो उसमें आपने बोला था कि इनकी इनकम, प्रोफेशन से इनकम और सोसाइटी सब कुछ अच्छा रहेगा। हम्म। तो हाईली एम्बिशियंस भी है रहेंगे, मित्रों का प्रभाव भी रहेगा, वो अभी रेणु जी ने माना भी सही कि उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है। हम्म। तो ये सब चीजें तो समझ आई सर। अच्छा, लेकिन आपने थोड़ा मिक्स कर लिया इन चीजों को, वो मैं बताता हूँ आपने कहाँ मिक्स किया है। 11वें हाँ। घर की बात हमने तब करी थी जब मरकरी की बात कर रहे थे, जो लगन में लिखवाया था मैंने हम्म पहले घर में। अभी जो हम्म हमने बाद में बात की है वो हमने मंगल और चंद्रमा को लेके की है। मंगल यहाँ पे कौन से घर का स्वामी है? लगन का स्वामी है। एक घर का स्वामी जी। और है, वो छठे घर का स्वामी भी है, जी। क्योंकि उसकी दूसरी राशि छठे घर में है। हाँ जी। उस पर हमने डिस्कशन नहीं किया है अभी। अभी वृश्चिक। सिर्फ हम लगन लगन पे कर रहे हैं, अभी छठे घर को हमने छोड़ अच्छा। रखा है। ठीक है। ठीक है, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पहले घर का स्वामी है वो फोर्थ हाउस में बैठा है। अब आप सुन लो इसको आराम से ना, मैं इस कुंडली को वापस डिक्टेट कर रहा हूँ, सभी लोग आराम से सुन लो, ठीक है? हमने वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई थी, जिसमें मंगल और चंद्रमा को फोर्थ हाउस में लिखा था। हम्म ठीक है। और लगन में बुध को लिखा था। हमने तीन ही प्लेनेट लिखे हैं, मंगल, चंद्रमा और बुध। हम्म मंगल फोर्थ हाउस में, चंद्रमा फोर्थ हाउस में, मरकरी 11th हाउस, सॉरी, लगन में। अब पहली बात जब मैंने लगन देखा तो मैंने कहा कि मेरा पहले घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है, तो मैंने ये कहा इस व्यक्ति को कंफर्ट पसंद होंगे। क्यों?
क्योंकि चौथा घर कंफर्ट का है, और मैं कहाँ जाके बैठा हूं, मैं जब बोल रहा हूं तो मतलब लगन का स्वामी, तो मैं खुद कहाँ जाके बैठ गया, फोर्थ हाउस में। तो मुझे कंफर्ट पसंद आएंगे, मुझे कंफर्ट मिलेंगे भी। दूसरा, मुझे कंफर्ट भी पसंद होंगे, मुझे लग्जरी भी पसंद होगी, मुझे गाड़ियां भी पसंद होंगी, मुझे रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट होगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस, आवाज आ रही है मेरी? अरे यस सर, वी लॉस्ट यू इन बिटवीन, थोड़ा सा बीच में पॉज हो गया था। अच्छा, ओके, मुझे लगा ही था कि शायद ऐसा कुछ हुआ है। अभी आ रही है वापस, क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ। हाँ। तो मैंने कहा कि जब लग्नेश फोर्थ हाउस में है तो इनका मन घर में भी लगेगा, इनको कंफर्ट भी पसंद होगा, इनको व्हीकल्स भी पसंद होंगे, इनको रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट होगा, या बड़े मकान, बड़ी इस तरह की चीजों में इनका इंटरेस्ट हो सकता है ना? क्यों? जी क्योंकि सर। लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठा है। क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी है, तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ पे आपका पूरा कंट्रोल होगा। घर के अंदर, घर की चार दीवारी में क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे, ये हमने बोला था। अब लग्नेश जो है जब फोर्थ हाउस में जाके बैठा है, तो फोर्थ हाउस माता का भी है, तो जी मतलब इस व्यक्ति को माता के साथ रहने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जी फोर्थ हाउस माता का भी है ना। फोर्थ हाउस मेरी नेटल नेटल जो हमारी जो जन्मभूमि होती है वो भी फोर्थ हाउस है। तो जी जनरली आप देखोगे जिनका लग्नेश फोर्थ हाउस में होता है वो अपने जन्म स्थान को भी छोड़ना नहीं चाहते, या जहां उनका लालन पालन होता है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, वहां से उनको लगाव होता है। ठीक है। दूसरा, हमने ये कहा कि इनका जो नाइन्थ लॉर्ड है, तो नाइन्थ लॉर्ड कौन हुआ? जो पिता का मालिक हुआ, जो गुरु का हुआ, जो भाग्य का हुआ, जो धर्म का हुआ, वो कहाँ जाके बैठा है? फोर्थ हाउस में। तो भाग्य से इनको अच्छा घर भी मिलेगा, अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलेगी, लग्जरी भी मिलेगी, सब चीजें मिल जाएंगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि जब नाइन्थ लॉर्ड जो धर्म का या भाग्य का स्वामी है वो लग्नेश यानी कि मेरे साथ आके बैठ गया है, तो वो ये इस बात को भी कह रहा है कि ये व्यक्ति जन्म से भाग्यशाली भी होगा। ये व्यक्ति जन्म से भाग्यशाली भी होगा। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में जो करना चाहेगा उसको करने में इसका भाग्य इसको धोखा नहीं देगा। क्लियर हुई बात? दूसरा, नाइन्थ हाउस पिता का भी है, यस। तो लग्नेश किसके साथ बैठा है? पिता के स्वामी के साथ बैठा है एक तरीके से। तो मतलब दोनों एक साथ बैठ गए, तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को अपने पिता से भी लगाव होगा, अपनी माता से भी लगाव होगा, और इनकी पर्सनैलिटी में पिता के भी ट्रेड्स होंगे और माता के भी होंगे, और अपियरेंस भी इनकी मिल सकती है माता या पिता, ये दोनों से, या दोनों के कुछ कुछ ट्रेड्स इनकी पर्सनैलिटी में दिख जाएंगे। आपको लगन से इतना कुछ समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को जो मैंने डिक्टेट किया? नहीं समझ आ। समझ आ गया? अंकिता जी, आपको समझ में आया? लेकिन आपकी आवाज नहीं आती, आप चैटिंग में लिख के बताओ, अगली बार अपना माइक चेक करना आप। लिखा आपने चैट में कुछ? अंकिता जी, आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं क्या? ब्लूटूथ वाले ईयरफोन? हाँ, ये ब्लूटूथ ही लगाया हुआ है जी मैंने। सर। हाँ, इसलिए वो ब्लूटूथ या स्पीकर से कनेक्ट गड़बड़ है तो सर, कुछ वहाँ पे आप जैसे बोल रहे थे, यू आर राइट। हाँ हाँ, वहीं पे वो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। रेनू जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आप ये बोल रहे हो? नहीं आ रही है मेरे को तो सर। हाँ, अच्छा, मेरी आ रही है, उनकी नहीं हो रही है, अंकिता जी की नहीं आ रही होगी। तो और किसी को कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है? कुछ भी डाउट है तो अभी जो हमने 2 क्लास में किया है आप पूछ लीजिए। अभी जो हमने किया है अगर वो समझ में नहीं आया है तो उसमें आप पूछ लीजिए। सर जैसे लग्नेश पहले या उसमें बैठा हो तो क्या होगा फिर? आप सोचो, घर का मालिक घर में बैठा हो तो क्या होता है? देखो, जो मतलब कुंडली आपको मिली है ना, आप ये समझ लो, घर मकान है, हम्म, जो घर है वो मकान है, 12 मकान है ये, हाँ, इनका कोई ना कोई मालिक है। अब जब कोई मकान मालिक अपने ही घर में बैठे तो क्या करता है? उसी की चलती है, फिर तो सर्वे सर्वा हो जाता है वो। अच्छा एकदम कंफर्टेबल फील करेगा मतलब, है ना, हर चीज कंफर्टेबल में फील सब भी कुछ करेगा, मिलेगा। लगने से लगना कहेगा कि हाँ, माई वे और हाईवे।
मतलब हेल्थ से और करियर से सबसे अच्छा रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर अफ्लिक्शन में ना हो। अच्छा। होगा वही जो वो चाहेगा, अच्छा। उसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। अच्छा। लगने से लगना सेल्फ सेंट्रिक बनाता है आपको, अच्छा। क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, यहाँ पे फोकस कहाँ गया था, फोर्थ हाउस में गया था आपका। तो उसमें गया था, वहां वहां पे पे क्या फर्स्ट है, में। अपने पे ही है पूरा फोकस। अच्छा। तो जो आप ही आप हो बस आपके लिए। तो अगर कुछ अचीवमेंट की बात होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां कुछ सेक्रीफाइस करने की बात आएगी थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ अड़के नहीं चलते हैं। एक चीज को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को देखने के बहुत तरीके हैं। कुछ मतलब अच्छे, केवल एक ही चीज को लेके प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसीलिए ज्योतिष में एक चीज बड़ी जरूरी होती है, देश काल पात्रता। किस समाज में किस समय और किसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो हमेशा मैटर करता है। अच्छा। चार्मिंग पर्सनैलिटी अगर आप किसी की बोल रहे हो, हम्म। लेट्स सपोज किसी का वीनस लगन में बैठा है, वीनस, तो वीनस अगर किसी का लगन में होता है तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है। लेकिन अगर व्यक्ति वेस्ट इंडीज में जन्मा हो और वीनस लगन में हो तो होगा तो काला ही। तो आप क्या उसको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं बोलोगे, उस समाज के हिसाब से वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ही होगा, 100% होगा। अमेरिका में हो अगर कोई, गोरों के देश में हो कोई, तो सब गोरे ही मिलेंगे आपको वहां तो अधिकतर। और सर यदि विनस ये है, लग्नेश है, वो एट्थ में जाके बैठ गया हो, तो फिर लग्जरी में कमी आएगी? नहीं ऐसा तो नहीं है कि लग्जरी में कमी आएगी, हाँ। वीनस को छोड़ दो, लेकिन अगर लगने से 8th हाउस में हो तो आप बताओ क्या होना चाहिए। आपने पढ़ लिया ना 1 से लेके 12 तक, अब आप हाँ। विचार करके बताओ, हाँ। चिंता मत करना, चिंतन करके बताओ चिंता कि कर- पर इनहेरिटेंस का बहुत पैसा मिलेगा या हाँ। फिर बाय लक बहुत पैसा मिलेगा? नहीं 22 लाख तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, इनहेरिटेंस का पैसा मिल जाएगा, ओके, और क्या होगा। इनहेरिटेंस पैसा उसका छोड़ दो, आप व्यक्तित्व के बारे में बताओ। ओके, पर्सन थोड़ा मिस्टीरियस होगा, अम, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत प्राइवेट होते हैं, पर्सनल लाइफ को सीक्रेटिव, प्रोटेक्ट। सीक्रेटिव, सीक्रेसी। हाँ, सेक्रेटिव होंगे। हम्म। और एडिक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। हम्म। इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के। इस तरह की विद्या में, गुप्त विद्याओं में। एग्जैक्टली। या फिर सर ऐसा बोल सकते हैं करियर के हिस्से वो LIC में होगा, या फिर हो माइनिंग सकता है, में या हो रिसर्च सकता में। है, बिल्कुल हो सकता विनस मतलब बिना उसको, उसको लग्जरी उससे उसके थ्रू आएगी। है। अगर वीनस के कि कारक तत्वों को आप पकड़ रहे हो तो हाँ ये आप कह सकते हो। अच्छा। नहीं, पर ले- वही मैं पूछ रही हूँ कि विनस के कारण अपन क्या नहीं नहीं, बोलेंगे कि वीनस को विनस। छोड़ दो अभी आप, क्योंकि प्लेनेट को अच्छा। अभी हमने किया नहीं है ना, कि प्लेनेट को जब करेंगे तो उससे हम पूरा डिटेल कर लेंगे। सर्जन हो सकता लेकिन है। आप सिर्फ ये सोचो कि लग्नेश इन 8th हाउस है, अच्छा। अच्छा, तो ये क्या सोचे। होगा, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छा। अच्छा। डेफिनेटली खोजी प्रवृत्ति का होगा। ये व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति हो मतलब रिसर्च ओरिएंटेड होगा ये। हाँ। सर्जन भी हो सकता है ना, आपने सर्जन भी भी। हो सकता है, इंश्योरेंस में हो सकता है ये व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकता है ये व्यक्ति, तंत्र में बहुत अच्छा कर सकता है ये, किसी तंत्र साधना में मंत्र साधना में पड़ जाए तो उसको सिद्ध कर सकता है ये व्यक्ति, ज्वारी भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है, चुगल वो घूसखोर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके इसमें। मतलब अभी लग्नेश से अपने को ये देखना है कि सिंपल लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्नेश कौन कहाँ सा हाउस है? अभी में। हाँ। प्लेनेट को छोड़ दो, प्लेनेट को क्योंकि छोड़ दो। प्लेनेट तो अभी मंगल भी हमने डिस्कस नहीं किया। अच्छा। अच्छा। अच्छा देखो, पिछली क्लास का ना एक जो डाउट था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कीर्ति जी का, वो ये था कि बड़ा सही सा उनका प्रश्न था कि आपने बोला कि किसी का लग्नेश 7th हाउस में बैठा हो, ठीक है, लग्नेश इन 7th हाउस हमने पिछली क्लास में किया था। पहले घर का स्वामी 7वें घर में, तो हमने बोला था कि भी इसका फोकस स्पाउस पे रहेगा, या व्यक्ति ये अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, कामुक हो सकता है, ये हमने बोला था।
तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या मंगल, शनि, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य सबके केस में सेम होगा या कुछ अलग हो जाएंगी चीजें? तो डेफिनेटली अलग हो जाएंगी, डेफिनेटली अलग हो जाएंगी, लेकिन मूल प्रवृत्ति तब भी वो झलकेगी। अच्छा। अलग क्यों हो जाएंगी? क्योंकि प्लेनेट के अपने कारक तत्व भी होते हैं, प्लेनेट के अपने सिग्निफिकेंस भी होते हैं, अपने कारक तत्व भी होते हैं। और कोई भी ग्रह लॉर्डशिप से पहले अपने कारक तत्वों को डिलीवर करता है। जैसे मंगल कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, मंगल लड़ाई का कारक है, भले से वो लग्नेश हो, फर्स्ट लॉर्ड हो, फोर्थ हाउस में बैठा है तो घर में वो माहौल बना देगा झगड़े उगड़े वाला भी। बात समझे? क्यों करेगा? क्योंकि उसकी खुद का नेचर है मंगल का वो। सूर्य का नेचर क्या है? सूर्य का नेचर है अथॉरिटी का, राजा वाला। उसको पावर पोजीशन चाहिए, उसको वो राजसी चाहिए एक तरीके से, उसको अथॉरिटी चाहिए। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशंस का कारक है। शनि क्या है? शनि दुख का कारक है, डिप्लोमेसी का कारक है। बुध क्या है? बिजनेस माइंडेड है, तो वो हर जगह अपना बिजनेस माइंड घुसा देगा, तो उससे डेफिनेटली हर जगह रिजल्ट में चेंज आएगा। लेकिन लॉर्डशिप भी अपना पूर्ण कार्य करती रहेगी उसके साथ साथ। तो अभी हम प्लेनेट के, चूंकि हमने हमने प्लेनेट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम प्लेनेट पे नहीं जा रहे हैं अभी। राशियां भी काम करेंगी, प्लेनेट भी काम करेंगे, दृष्टियां भी काम करेंगी, उनके साथ बैठा हुआ प्लेनेट भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। लेकिन अभी तो हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप सिंपल प्लेनेट को देखो, उसका प्लेसमेंट देखो, और जो वहां के कारक तत्व हैं उनको अप्लाई कर दो उस घर के, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया एक दो कुंडली पे, तो उसमें सारी चीजें मैच करती हुई मिल गई ना आपको। पिछली कुंडली में शिवानी जी की थी, इस कुंडली में आज आपने बोला एक कुंडली, इवन दो कुंडली बोली। तो आप ऐसी कुंडलियां अपने सामने खोल के बैठ जाया करो, चार पांच, जब क्लास लेते हो, लगन कुंडली बना के सामने, और घर पे भी सर इससे प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस उसी से आएगा हाँ, और जब प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस आता करोगे। है, और सर सैटरडे का इंतजार रहता है। ठीक है, बढ़िया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। 8th हाउस से रिलेटेड ही। जी। जैसे 8th हाउस में आपने बताया कि गैम्बलिंग होती है, मतलब कि लत होती है, तो इस चीज में मतलब 8th हाउस में सारी लतें आती है, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर ड्रग्स वगैरह हो गया, हाँ, सब वो आ सब जाती एट्थ है, हाउस में ही आता है? सब एट्थ हाउस में होती है। ओके। दुनिया भर का जितनी अनैतिकता भरी हुई है ना, वो सब एट्थ हाउस में ही है। अच्छा अच्छा। सब उसी में है। व्यक्ति एडिक्टेड होता कब है? किसी भी चीज की एडिक्शन होती कब है? सबसे पहले जब आपका मन कमजोर पड़ता है। कोई कुछ भी कह ले, जब तक आपका मन कमजोर नहीं तब तक कोई वासना या कोई एडिक्शन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। आप कोई भी, अगर आप ड्रिंकर से बात करोगे, जो रेगुलर ड्रिंकर हैं, मतलब छोड़ दो कि वो बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं, भले से 2 पैक वाले हैं रोज के, ठीक है, आप उनसे बात करो और आप उनसे बोलो कि छोड़ दो, वो दुनिया भर के आपको 100 बहाने बता देंगे, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका मन कमजोर है, उनसे रहा नहीं जाता। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड कमजोर पड़ता है ना, तब आपको एडिक्शन आता है। वो किसी भी चीज का हो सकता है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात इसमें ये कि एट्थ हाउस कर क्या रहा है? एट्थ हाउस आपको नॉर्मल नहीं रहने दे रहा, वो आपको एक्सट्रीमिस्ट बना रहा है। तो एट्थ हाउस से जब कोई प्लेनेट जुड़ता है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसके कारक तत्व को या उस लॉर्डशिप को लेके एक एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है। मान लो किसी का लग्नेश चला गया, तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ही एक्सट्रीमिस्ट वाली बन गई है। अब जब पर्सनैलिटी आपकी एक्सट्रीमिस्ट की हो जाएगी, तो अगर आपके जीवन में कोई एक छोटी सी घटना भी घटित होगी, तो आप उसका आकार को इतना बड़ा कर दोगे, इतना बड़ा कर दोगे कि वो एक्सट्रीम पे ले जाओगे आप। जैसे मान लो किसी ने एट्थ हाउस, किसी का प्रोमिनेंट है, किन किन कंडीशंस में, अभी हम छोड़ देते हैं, और आपने एट्थ हाउस प्रबल था, और आपने उस व्यक्ति को बोल दिया कि भाई 1 गिलास पानी ला दे। सिंपल सी बात बोली, आपने 1 गिलास पानी दे दे। मान लो रेनू जी क्लास कर रही हैं, इन्होंने किसी से बोल दिया एट्थ हाउस वाले से कि भाई मुझे पानी दे दो 1 गिलास। वो उस 1 गिलास पानी का, और उसने 100 बातें अपने मन में ना सोच ली तो बेकार है। मुझसे क्यों मंगाया, अभी क्यों मंगाया, खुद क्यों नहीं लाई, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। दुनिया भर की सारी कैलकुलेशंस उसके मन में आ जाएंगी।
अब जिस व्यक्ति के मन में इतनी सारी कैलकुलेशंस आती हो, तो उस व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है फिर डोज, जिसको आप एडिक्शन बोल रहे हो, नशा, ताकि उसका जो वो उतना विचलित मन है ना, कुछ समय के लिए वो भूल जाए, कुछ समय के लिए उसमें ठहराव आ जाए, रुक जाए, थम जाए, अनकंट्रोल्ड जो इसके इमोशंस हैं या जो थॉट्स हैं उन पे कंट्रोल पा ले। एक साउथ इंडियन मूवी है कि बंगाल की किसी घटना पे आधारित है, शायद हिंदी मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, मैं उसका लिंक ढूंढ के आपको बताऊंगा। इसी प्रकार की है वो व्यक्ति, बंगाल की किसी घटना पे आधारित है, सच्ची घटना पे। वो दो जीवन जीता है, एक्सट्रीमिस्ट वाले, एड्स था उसका परफेक्ट उदाहरण है वो व्यक्ति। पहले स्टूडेंट लाइफ में मतलब वो पढ़ता है तो पढ़ाई के पीछे पागल होता है, तो मतलब ब्रिलियंट होता है, पूरी लाइब्रेरी, जिसको कहते हैं ना, पूरी लाइब्रेरी पढ़ लेता है। फिर उसके जीवन में एक लड़की आ जाती है, फिर उसके पीछे वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, और अंततः वो उसी एक्सट्रीमिस्ट होके वो मर जाता है। दो चीजें करता है जीवन में, लेकिन दोनों को अनंत तक ले जाता है एक तरीके से। अगर आप ज्योतिष देखते हो तो आपको परफेक्टली दिखेगा कि ये एर्थ हाउस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, और कोलकाता बेस्ड कोई कहा स्टोरी है, सच्ची घटना पे आधारित है। तो आप सर्च करके देखना, अगर आपको मिल जाए तो, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको भेज दूंगी, लिंक वगैरह या कुछ मिल गया तो, या नाम भेज दूंगी। आपको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एर्थ हाउस काम कैसे करता है आपके जीवन में। तो अब जब मूवी देखो, लोगों को देखो, किसी से बात करते देखो, तो आपको दिखना चाहिए कौन सा हाउस बात कर रहा है आपसे, और कौन सा प्लेनेट बात कर रहा है। हर जगह वो आपको दिखेगा, तो आप फिर समझो कि आप उसी में जुड़ जाओगे। वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी का एक अंग बन जाएगा, ज्योतिष। फिर आपको व्यक्ति दिखेंगे ही नहीं, फिर आपको प्लेनेट बोलते हुए दिखेंगे। है ना, कोई गुस्सा कर रहा होगा, मान लो किसी के लगन में मंगल बैठा है तो गुस्सा करेगा ही ना वो तो, आपको दिखेगा मंगल बैठा है तो करेगा ही वो तो। क्या करोगे आप उसका? फिर आप कहते रहो क्यों करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, चीखते चिल्लाते रहो, वो रहने ही नहीं देगा मंगल उसको बिना गुस्से के। आपको समझ में आ जाएगा तो आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आपको ठीक है, पर्सनैलिटी का पार्ट है। या उसको उस तरीके से कोशिश करोगे एनर्जी को चैनलाइज कराने की, ताकि उसके लिए भी इजी हो जाए और आपके लिए भी इजी हो जाए। नहीं, चलो जी, आपके अगर डाउट है तो ठीक है, वरना आज की क्लास को समाप्त करेंगे। सर मैंने अपना ईमेल आईडी चैट में डाला है, आप क्लास के लिंक्स आप मुझे भेज। व्हाट्सएप पे वापस सेंड कर दो, जिस पे लिंक आया था उसी पे वापस सेंड कर दो, कल मिल जाएगी आपको दोनों क्लास। आज नहीं, कल मिलेंगे। और ये वाली क्लास दो टुकड़ों में आएगी कि एक में आएगी, देखते हैं, क्योंकि बीच में कनेक्शन टूट गया था क्लास का। तो कुल मिला के मेरा सजेशन ये है आपको कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 10-20 कुंडलियाँ तो इकट्ठी कर ही लीजिए, ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो। क्योंकि ऐसी तो हो कि आपको पता हो कि लग्नेश 12 के 12 घरों में हो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे काम करता है, और दूसरे को बता भी पाओगे फिर। जब एक पे काम कर रहा है तो बाकी पे भी काम करेगा। ठीक है जी। जी। चलिए फिर आज की क्लास का यहीं समापन किया जाए। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। अगली क्लास थैंक यू में सर। जय श्री राम।